दोस्तों, मराठवाड़ा और विदर्भा महाराष्ट्र के ऐसे रीजन्स हैं जहां से हर साल वाटर क्राइसिस की खबरें हमें सुनने को मिलती हैं। इन रीजन्स में फेस किए जाने वाले वाटर क्राइसिस को ही एक्सपर्ट्स द्वारा किसानों की आत्महत्या के पीछे का प्रमुख कारण बताया गया है। जहां एक ओर इस क्राइसिस से निपटने के लिए महाराष्ट्र की गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट एजेंसीज ने कई इनिशिएटिव्स लेने के प्रयास किए हैं, वहीं दूसरी ओर वास्ट पॉपुलेशन द्वारा फेस किए जाने वाले प्रॉब्लम्स समय के साथ और बढ़ते चले जा रहे हैं। रिसर्चर्स का मानना है कि इन रीजन्स में वाटर क्राइसिस के दोनों कारण हैं, नेचुरल भी और मैन मेड भी। यदि गवर्नमेंट सोर्सेस की माने तो केवल रीजन की जियोग्राफिकल लोकेशन ही वाटर क्राइसिस का कारण है। वहीं इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट्स नेचुरल से ज़्यादा लैक ऑफ गवर्नमेंट एफर्ट्स और पुअर प्लानिंग, एग्जीक्यूशन और निग्लेक्ट को इस क्राइसिस के पीछे का कारण बताते हैं। कारण चाहे कुछ भी हो, मराठवाड़ा और विदर्भा हर साल एक एक बूंद के लिए तरसता नजर आता है। दोस्तों, हमारे आज की वीडियो का मकसद देश के इन्हीं रीजन्स द्वारा फेस किए जाने वाले वाटर क्राइसिस को एनालाइज करना है। आज इस डिस्कशन के माध्यम से हम इस वाटर क्राइसिस के पीछे के कारणों का सही आकलन करेंगे और देखेंगे इस इशू से निपटने के लिए गवर्नमेंट क्या एफर्ट्स लगा रही है। इसके अलावा वाटर क्राइसिस से रीजन में पड़ने वाले सोशियो इकोनॉमिक इम्पैक्ट पे भी चर्चा होगी। आइए शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आदर्श और स्वागत है आपका स्टडी IQ में। दोस्तों, महाराष्ट्र में यूं तो कई रीजन्स में वाटर स्कार्सिटी हमें देखने को मिलती है, लेकिन कुछ रीजन्स और डिस्ट्रिक्ट्स आज के समय में वर्स्ट अफेक्टेड हैं। साल दर साल मराठवाड़ा और विदर्भा जैसे रीजन्स ने सीवियर ड्रॉट का इम्पैक्ट झेला है। यदि केवल मराठवाड़ा रीजन की बात की जाए तो यहाँ 9 डैम्स प्रेजेंट हैं। गर्मियों में जब वाटर स्कार्सिटी बढ़ती है या इनमें से कई डैम सूख जाते हैं या इनमें इतना कम पानी बचता है कि लोगों की ज़रूरतें पूरी नहीं हो पाती, इन डैम्स का कलेक्टिव वाटर स्टॉक मैक्सिमम 25 to 30% ही बचता है। विदर्भा रीजन की भी बात की जाए तो डैम्स और रिजर्वायर्स में 50% के अराउंड ही वाटर स्टॉक पाए जाते हैं। वाटर स्कार्सिटी के बीच हॉट क्लाइमेट के कारण होने वाले इवेपोरेशन, शुगर केन फार्मिंग में पानी की अधिक खपत और बोरवेल्स के कारण डिप्लीटिंग ग्राउंड वाटर ने इन रीजन्स को आज डेजर्टिफिकेशन के कगार पर लाकर खड़ा कर दिया है। यदि ऑफिशियल आंकड़ों के हिसाब से भी देखा जाए तो 2016 में इस रीजन ने 2 सक्सेसिव ड्रॉट्स देखे थे। उस साल स्टेट के एवरेज 1146 mm रेनफॉल के कंपेयर्ड मराठवाड़ा ने केवल 783 mm रेनफॉल विटनेस किया था। सिमिलरली 2014 में भी रीजन ने रेनफॉल में 414 mm और 2015 में 434 mm का डिक्लाइन देखा था। दोस्तों, कुछ ऐसा ही हाल विदर्भा रीजन का भी है, जहां रेनफॉल में भारी गिरावट देखने को मिली है। ऑल्दो समय समय पे इन रीजन्स में रेनफॉल विटनेस किए जाते हैं, लेकिन यदि उन आंकड़ों को लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम में देखा जाए तो रेनफॉल के डिक्लाइन होते पैटर्न को समझा जा सकेगा। इन एरियाज के रेसिडेंट्स के लिए बोरवेल्स का सूखना, लेक्स का ड्राई होना और कैनल्स में घटते वाटर लेवल्स आज एक कॉमन साइट बन चुके हैं। किसी ड्रॉट के सिचुएशन में इन रीजन्स में वाटर स्कार्सिटी इतनी सीवियर हो जाती है कि फार्मिंग के लिए वाटर का अवेलेबल होना तो दूर की बात है, लाइव स्टॉक के लिए वाटर अवेलेबल नहीं हो पाता। लोगों को गवर्नमेंट और प्राइवेट प्लेयर्स द्वारा सप्लाइड वाटर टैंकर्स के लिए घंटों लाइन लगाकर अपनी नीड के लिए वाटर फेच करना पड़ता है, लेकिन इस हेल्प से ना तो लोगों की ज़रूरत पूरी होती है और ना ही दूसरे लिविंग बींग्स की। रीजन का हाल ये है कि ह्यूमंस तो फिर भी कई किलोमीटर दूर से बॉटल्ड वाटर ला पाते हैं, लेकिन एनिमल्स और बर्ड्स के ऊपर इस स्कार्सिटी का इम्पैक्ट कम नहीं होता और डिहाइड्रेशन के कारण उनकी वास्ट नंबर में डेथ देखी जाती है। दोस्तों, मराठवाड़ा और विदर्भा के वाटर क्राइसिस के पीछे का कारण नेचुरल भी है और मैन मेड भी। आइए दोनों को एक एक करके समझते हैं। इंडिया को रेनफॉल साउथ वेस्ट मानसून की मदद से मिलता है। इंडियन ओशन पे फॉर्म होने वाले क्लाउड्स हमारे देश में बारिश पहुंचाते हैं। यदि डायरेक्शन की बात की जाए तो क्लाउड्स इंडियन ओशन से मेनलैंड इंडिया की तरफ एक स्ट्रेट लाइन की जगह इनवर्स एस के डायरेक्शन में आते हैं। स्टेट वाइज देखा जाए तो ये केरला से होते हुए नॉर्थ ईस्टर्न डायरेक्शन की ओर मुड़ते हुए नॉर्थ इंडिया तक पहुंचते हैं। महाराष्ट्र में ये क्लाउड्स सह्याद्री माउंटेन रेंजेस की ओर से एंटर होते हैं, जिस कारण हम महाराष्ट्र के कोस्टल रीजन्स में हैवी रेनफॉल विटनेस करते हैं। सह्याद्री रेंजेस से टकराकर क्लाउड्स अपनी पोरिंग कैपेसिटी खो देते हैं, जिस कारण इन रेंजेस के ईस्टर्न साइड एक रेन शैडो एरिया बनता है, जहां बारिश कोस्टल रीजन के कंपेयर्ड
काफ़ी कम होती है। जब तक क्लाउड्स मराठवाड़ा और विदर्भा रीजन पहुंचते हैं तो रेनफॉल इतनी कम हो जाती है कि रीजन में ड्रॉट्स जैसी सिचुएशन डेवलप होने लगती हैं। ये तो विदर्भा रीजन में बे ऑफ बंगाल से भी क्लाउड्स एंटर करते हैं, लेकिन इनकी इंटेंसिटी उतनी नहीं रहती जितनी रीजन को ज़रूरत है। दोस्तों, लेकिन यहाँ एक बात ध्यान देने वाली है। यदि ओवरऑल मानसून की बात की जाए तो मराठवाड़ा और विदर्भा रीजन साल में 500 से 600 mm तक एवरेज रेनफॉल विटनेस करते हैं और पूरे महाराष्ट्र के कंपैरिजन में देखा जाए तो ये काफ़ी कम है। लेकिन हमारे देश के कुछ ऐसे हिस्से जैसे राजस्थान केवल 50 से 60 mm तक ही रेनफॉल रिसीव करते हैं। यदि इस तरह देखा जाए तो यूं अपीयर होगा कि शायद इस रीजन की रेनफॉल उतनी भी कम नहीं है कि लोगों का सर्वाइवल कठिन हो जाए। फिर ऐसे क्या रीजंस हैं जिससे मराठवाड़ा और विदर्भा रीजन में वाटर क्राइसिस इतनी सीवियर है? दोस्तों, कई इकोनॉमिस्ट और वाटर एकेडमिक्स महाराष्ट्र के इस रीजन में होने वाली वाटर क्राइसिस को पॉलिसी इंड्यूस्ड फेलियर मानते हैं। प्रोफेसर HM देसारदा, महाराष्ट्र स्टेट प्लानिंग बोर्ड मैनेजमेंट के फॉर्मर मेंबर का मानना है कि पॉलिसी मेकर्स की इकोलॉजिकल इलिटरेसी और एग्रो क्लाइमेटिक कंडीशंस के अगेंस्ट रीजन के फार्मर्स को क्रॉप पैटर्न अडॉप्ट करने को मजबूर करने वाले पावर एलिट्स इस सिचुएशन के जिम्मेदार हैं। प्रोफेसर देसारदा कहते हैं कि सक्सेसिव गवर्नमेंट्स द्वारा वाटर रिसोर्सेज के मिसमैनेजमेंट और 40 सालों से लगातार हो रहे वाटर माइनिंग ने आज इस रीजन के ग्राउंड वाटर टेबल को इतना डिक्लाइन कर दिया है कि आज उसे रिजुविनेट करना नियरली इम्पॉसिबल हो चुका है। यदि मराठवाड़ा के 8 डिस्ट्रिक्ट्स में स्प्रेड 76 तालुकास को देखा जाए तो मिनिमम 300 mm रेनफॉल विटनेस की जाती है, या यूं कहे तो 3 मिलियन लीटर्स पर हेक्टेयर। मराठवाड़ा के एवरेज पॉपुलेशन डेंसिटी को देखते हुए ये पानी बेसिक ड्रिंकिंग और हाउस होल्ड नीड के अलावा एक क्रॉप के लिए सफिशिएंट है। तो भले ही रीजन में पूरे महाराष्ट्र के कंपेयर्ड रेनफॉल की कमी देखी जाती है, लेकिन ये डेफिसिट इतनी भी नहीं है जिससे करंट स्कार्सिटी जैसे सिचुएशन डेवलप हो। लेकिन ग्राउंड वाटर सर्विस और डेवलपमेंट एजेंसी बताती हैं कि 76 में से 70 तालुका में वाटर टेबल अलार्मिंगली ड्रॉप हुआ है। 25 तालुका में ये ड्रॉप 2 मीटर से ज़्यादा देखने को मिलता है और उसका प्रमुख कारण है पुअर क्रॉपिंग पैटर्न। दोस्तों, पिछले कुछ दशकों में मराठवाड़ा और विदर्भा के क्रॉप पैटर्न में ड्रास्टिक चेंजेस देखने को मिले हैं। अर्लियर इस रीजन में कल्टीवेट होने वाले मेन क्रॉप्स सीरियल्स और ऑयल सीड्स हुआ करते थे। ये क्रॉप्स न केवल एरिड क्लाइमेट के लिए सूटेबल हुआ करते थे बल्कि ड्रॉट रेजिस्टेंस भी हुआ करते थे, जिससे मॉइस्चर हार्वेस्टिंग पॉसिबल थी। लेकिन आज यहाँ सोयाबीन, कॉटन और शुगर केन जैसे क्रॉप्स देखने को मिलते हैं जो रीजन के 80% से ज़्यादा कल्टीवेट लैंड डोमिनेट करते हैं। शुगर केन जैसे क्रॉप्स के इजी प्रॉफिट्स ने फार्मर्स और सिटीजन्स को हाइड्रोलॉजिकल डिजास्टर के एज पे लाकर खड़ा कर दिया है। दोस्तों, केवल शुगर केन ही इस रीजन के 80% से ज़्यादा वाटर रिसोर्स कंज्यूम करता है। शुगर केन के सीवियर इम्पैक्ट को एनालाइज करते हुए वाटर एक्सपर्ट प्रदीप पुरंदारे ने सीधे तौर पे शुगर केन कल्टीवेशन पर रोक ही इस इकोलॉजिकल मेस से बाहर निकालने का अकेला रास्ता बताया है। दोस्तों, महाराष्ट्र इरिगेशन एक्ट 1976 के अंडर कई प्रोविजंस हैं जिसके तहत गवर्नमेंट किसी गिवन एरिया में लोगों को नोटिफाई कर शुगर केन जैसे क्रॉप्स को प्रोड्यूस ना करने के लिए कह सकती है। लेकिन अभी तक गवर्नमेंट ने ऐसे कोई स्टेप नहीं लिए जिससे फार्मर्स शुगर केन की जगह ऑयल सीड्स और पल्सेस दोबारा कल्टीवेट करना शुरू करें। दोस्तों, फार्मर्स ने शुगर केन कल्टीवेट करने का रास्ता ऑयल सीड्स और सीरियल के सेलिंग प्राइस में कमी के कारण चूज किया। जहां दूसरे क्रॉप्स के लिए फार्मर्स को मंडियों और एजेंट के आगे पीछे दौड़ लगानी पड़ती थी, वहीं शुगर इंडस्ट्रीज उनके क्रॉप्स एडवांस में परचेज कर लेती है और किसान को एश्योर्ड इनकम का सहारा मिलता है। दोस्तों, इस रीजन में शुगर केन आज एक पॉलिटिकल क्रॉप बन चुका है और महाराष्ट्र में पॉलिटिशियन बनने का ट्राइड एंड टेस्टेड मेथड भी। यशवंतराव छावन से लेकर शरद पवार तक सारे पॉलिटिकल एलिट्स ने क्रॉप को अपने वोटर बेस को रिटेन करने के लिए इफेक्टिव टूल बनाया है। स्टेट के 200 शुगर फैक्ट्रीज में से 50 केवल मराठवाड़ा में लोकेटेड है, जिन्हें स्टेट द्वारा अनऑफिशियल प्रोटेक्शन मिली हुई है, जिस कारण फार्मर्स भी इनके ओनर के साथ रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करना एक सोशल रिस्पेक्ट का सिंबल मानते हैं। दोस्तों, समस्या चाहे कोई भी हो, वो पूंजीपतियों के लिए अवसर और गरीबों के लिए मौत बनकर आती है। ऐसा ही मराठवाड़ा विदर्भा की वाटर क्राइसिस के साथ भी देखा गया। सिचुएशन को और ज्यादा बुरा ड्रॉट रिलीफ वर्क में होने वाले करप्शन ने बनाया। दोस्तों, जहां एक और वाटर स्कार्सिटी ने लोगों को पानी के हर एक बूंद के लिए तरसाया, वहीं दूसरी ओर किसानों को भी आत्महत्या की ओर बढ़ने को मजबूर किया।
कई इंस्टेंसेस में देखा गया कि फार्मर्स ने क्रॉप फेलियर और लैक ऑफ गवर्नमेंटल सपोर्ट के कारण लोन पे बैक ना कर पाने की सिचुएशन में सुसाइड का रास्ता चुना है। इस क्राइसिस के बीच सिस्टम के करप्शन ने लोगों की समस्या को और बढ़ाया है। एग्जाम्पल के तौर पे स्टेट गवर्नमेंट ने एनजीओज, एक्टिविस्ट और पॉलिटिशियंस को ड्रॉट अफेक्टेड एरियाज में एनिमल्स के लिए फॉडर कैंप ओपन करने की परमिशन दिए। इस परमिशन के तहत लगभग 1638 फॉडर कैंप्स खोले गए, जिनमें 10,53,809 कैटल को शेल्टर देना था। इन कैंप्स में नंबर ऑफ कैटल के बेसिस पे रिम्बर्समेंट प्रोवाइड किया जाता था। मराठवाड़ा के ऑफिशियल्स ने पाया कि बीड डिस्ट्रिक्ट में कई लोग अपने कैंप्स में प्रेजेंट कैटल से ज्यादा नंबर शो कर गवर्नमेंट से पैसे कलेक्ट कर रहे हैं। इवन इन कैंप्स के अगेंस्ट फार्मर ने प्रोटेस्ट भी किया, लेकिन कुछ एक फ्रॉड ओनर्स के सिवा एडमिनिस्ट्रेशन ने किसी के अगेंस्ट कोई कार्रवाई नहीं की। कारण था कि मोस्ट ऑफ द कैंप्स किसी न किसी पॉलिटिकल पार्टी से एफिलिएटेड थे। दोस्तों, एक दूसरे एक्सप्लॉयटेशन की बात की जाए तो यहाँ नाम आता है वाटर टैंकर्स का। गवर्नमेंट डेटा के अनुसार इस रीजन में 7,000 टैंकर क्राइसिस में पानी पहुंचाने का काम करते हैं और गवर्नमेंट ये मानती है कि इतने ही नंबर्स के प्राइवेट टैंकर्स भी ये काम करते हैं। लेकिन मराठवाड़ा और विदर्भा के मेजॉरिटी ऑफ रूरल एरियाज में गवर्नमेंट टैंकर रेगुलर बेसिस पे पहुंच ही नहीं पाते, जिन्हें फ्री वाटर प्रोवाइड करनी थी। इन गवर्नमेंट टैंकर्स की जगह प्राइवेट टैंकर्स यहाँ आते हैं और मनमाने तरीके से विलेजर्स से पैसे लूटकर पानी देते हैं। आज इस रीजन में टैंकर बिजनेस एक बड़ा बिजनेस बनकर उभरा है, जहां हर वाटर टैंक के ओनर किसी न किसी पॉलिटिकल पार्टी से मिलकर अपना फायदा कमा रहे हैं। दोस्तों, लगभग 1.8 करोड़ की आबादी वाला मराठवाड़ा गोदावरी बेसिन में लाई करता है, लेकिन गोदावरी के सिवा इस रीजन से कोई बड़ी नदी नहीं गुजरती। छोटी नदियां जैसे पूर्णा, सिंधफाना, बिंदुसारा और शिवाना समर्स में सूख जाती हैं, जिसके साथ एक्टिव हो जाते हैं सैंड माफिया के लोग। ये सारी छोटी नदियां समर्स में सूख जाती हैं। सैंड माफिया इनके बैंक से मैसिव अमाउंट ऑफ सैंड स्टील कर ब्लैक मार्केट में सेल करते हैं। यूं तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन एक्शन लेने के प्रयास करता है, लेकिन विलेजर्स का इल्जाम है कि गवर्नमेंट ऑफिशियल्स और सैंड माफिया के बीच नेक्सस एग्जिस्ट करता है, जिस कारण ये सैंड की इलीगल माइनिंग आज भी चलती है। दोस्तों, विदर्भा रीजन में तो वाटर स्कार्सिटी के कारण महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड ने फार्मर्स को न्यू पावर कनेक्शन देना बंद कर दिया था, जिससे एग्रीकल्चरल पंप्स और ज्यादा यूज ना किए जा सकें। अकोला डिस्ट्रिक्ट में तो स्कार्सिटी को देखते हुए एक समय पे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को कूलर्स के यूज पे बैन लगाना पड़ा था। पूरे विदर्भा रीजन में रोज कितने ही बोरवेल डिग किए जाते हैं। केवल अमरावती में ही डेली 15 से 20 नए बोरवेल्स डिग किए जाते हैं, जिन्होंने गिरते हुए ग्राउंड वाटर लेवल को फर्दर डिप्लीट किया। दोस्तों, अभी तक हमने मराठवाड़ा और विदर्भा रीजन्स के वाटर क्राइसिस के अनेक पहलू देखे। आइए अब जानते हैं कि इस प्रॉब्लम के क्या पॉसिबल सॉल्यूशंस हो सकते हैं। दोस्तों, पहली इनिशिएटिव तो महाराष्ट्र इरिगेशन एक्ट 1976 के प्रोविजंस को इफेक्ट में लाने से होगी, जिसके तहत रीजन के लोगों को शुगर केन जैसे वाटर इंटेंसिव क्रॉप्स को अबेंडन करना होगा। इस लेजिस्लेशन को इफेक्ट में लाने के लिए जरूरी है कि गवर्नमेंट ऑयल सीड्स और पल्सेस जैसे क्रॉप्स की परचेज को स्मूथ बनाते हुए बेटर प्राइसेस ऑफर करे, जो फार्मर्स के लिए एक डिपेंडेबल सोर्स ऑफ इनकम बनेगी। इसके अलावा लोगों के बीच वाटर हार्वेस्टिंग प्रैक्टिसेस को प्रमोट करना और मनरेगा के तहत वाटर शेड्स क्रिएट करना ग्राउंड वाटर टेबल के लिए बेनिफिशियल साबित होगा। दोस्तों, इस क्राइसिस के विरुद्ध आर्टिफिशियल रेन और क्लाउड सीडिंग एक अन्य ऑप्शन बनकर उभर रहा है, लेकिन इसे प्री प्लान्ड स्ट्रेटजी के तहत अंजाम देना होगा। इसके अलावा क्लाउड सीडिंग और आर्टिफिशियल रेन्स का टारगेट वाटर बॉडीज और कैचमेंट एरियाज होना जरूरी है, ना कि पॉलिटिकल कॉन्स्टिट्यूएंसीज। कम्युनिटी पार्टनरशिप और पार्टिसिपेशन से ग्राउंड वाटर सोर्सेज रिप्लेनिश किए जा सकते हैं। इस सिचुएशन में जलयुक्त शिविर योजना एक वायबल ऑप्शन बनकर उभरा है, लेकिन इस योजना की सक्सेस इसी बात पर निर्भर करती है कि इस योजना में कम्युनिटी पार्टनरशिप कितनी ज्यादा है और कॉन्ट्रैक्टर्स कितने दूर हैं। इसके अलावा ट्री कवर को इंक्रीज करना भी रेनफॉल के लिए यूजफुल साबित हो सकता है। जहां 1940s में निजाम के रूल के अंडर मराठवाड़ा में 30% ट्री कवर हुआ करता था, आज वो मात्र 5% से भी कम बचा है। ट्री कवर बढ़ाने से रेनफॉल की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। तो दोस्तों, ये थी एक एनालिसिस मराठवाड़ा और विदर्भा के वाटर क्राइसिस की। इस पूरे मुद्दे को लेकर आपका क्या ओपिनियन है और क्या वो सॉल्यूशंस हो सकते हैं जो इस प्रॉब्लम को ओवरकम करेंगे?
कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आज की वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।